सो गाइज, वेलकम टू स्मार्ट वे एकेडमी। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब करें और लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद द थर्ड लेक्चर ऑफ करंट इलेक्ट्रिसिटी फॉर क्लास 12 स्टूडेंट्स। और आज हम पढ़ने वाले हैं, ये जो सामने आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, ये टॉपिक्स हम आज पढ़ने वाले हैं। ठीक है, सबसे पहले हम क्या पढ़ेंगे कि किसी कंडक्टर में इलेक्ट्रिक करंट कैसे फ्लो होता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसकी बात करेंगे, उसके बाद हम बात करेंगे, एक टॉपिक आता है रिलैक्सेशन टाइम, उसकी बात करेंगे। फिर हम बात करेंगे ड्रिफ्ट वेलोसिटी की। फिर हम बात करेंगे कैलकुलेशन ऑफ ड्रिफ्ट वेलोसिटी की, किसको हम कैलकुलेट कैसे करेंगे। उसके बाद हम एक इक्वेशन फाइंड करेंगे, इलेक्ट्रिक करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी के बीच में एक इक्वेशन फाइंड आउट करेंगे। और फिर हम पढ़ेंगे ओम्स लॉ, ये जो आपने पहले भी पढ़ा होगा कभी 10th में, है ना। फिर हम पढ़ेंगे रेजिस्टेंस के बारे में। उसके बाद हम पढ़ेंगे कि रेजिस्टेंस टेम्परेचर पर कैसे डिपेंड है, मतलब टेम्परेचर के बदलने पर रेजिस्टेंस का क्या होता है, बढ़ता है घटता है व्हाटएवर। और फिर हम कुछ करेंगे अच्छे न्यूमेरिकल्स। सो लेट्स गेट स्टार्टेड नाउ। अब जैसा कि हम आ गए तो हम अपने इस टॉपिक का पहला पेज ओपन कर लेते हैं। तो पहले पेज में हमें क्या पढ़ना है, इलेक्ट्रिक करंट थ्रू कंडक्टर, है ना। तो अगर मान लेते कोई भी अपने पास कंडक्टर, सपोज करो कि ये एक कंडक्टर है और अभी कंडक्टर ऐसे ही रखा हुआ है, ऐसे ही मान लेते हैं, अभी ये अपना कंडक्टर ऐसे ही रखा हुआ है। ठीक है, जब ये कंडक्टर ऐसे ही रखा हुआ तो इसमें इलेक्ट्रॉन्स होंगे। अब ये मान लो एक इलेक्ट्रॉन है जो कि ऐसे जा रहा था और ऐसे गया यहाँ पर किसी टकरा गया। टकराने के बाद फिर क्या होगा, फिर ये ऐसे लौट आएगा। फिर मानते कि यह भी टकरा गया, फिर ऐसे आ गया, फिर टकरा गया, फिर ऐसे आ गया। तो इस इलेक्ट्रॉन का नेट मोशन क्या हुआ। तो अगर हमने कोई अब ध्यान दें, यहाँ पर ई क्या है, 0 है, यानी कि हमने कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड या फिर कोई भी पोटेंशियल अप्लाई नहीं किया हुआ। वायर अपना ऐसे ही रखा हुआ है, इलेक्ट्रिक फील्ड या पोटेंशियल क्या है, 0 है। तो इस केस में इलेक्ट्रॉन का मोशन कैसा है, इलेक्ट्रॉन हैज रैंडम मोशन। अब इलेक्ट्रॉन का मोशन कैसा बेटे, रैंडम है। और इस रैंडम मोशन का नेट इफेक्ट क्या है, और इसका नेट इफेक्ट क्या है, 0 है, 0 है। और अगर नेट इलेक्ट्रॉन कहीं गया ही नहीं तो कोई करंट भी नहीं होगा, और इस केस में कोई करंट भी नहीं होगा। अब यही बात करें कि अगर हमने इस कंडक्टर पर इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर दी तब क्या होगा। तो अगर हमने इस कंडक्टर पर इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर दी तो अब ये कुछ ऐसा बन जाएगा, ध्यान देना। तो अब मान लेते हैं कि हमने इस कंडक्टर पर इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर दी है ना। तो अब मान लो कि हमने इधर की तरफ एक इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करी है, तो इस इलेक्ट्रॉन पर फोर्स लगेगा उसके अपोजिट में। तो अब ये इलेक्ट्रॉन इस पर ऐसे फोर्स लग रहा था, कितना फोर्स, इस फोर्स के लिए फॉर्मूला जानते हो, F = QE। अब यहां पर चार्ज की वैल्यू क्या है, इलेक्ट्रॉन है, तो F = -E होता है, तो -QE हो जाएगा। यानी अपोजिट, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लेफ्ट में है तो फोर्स लगेगा राइट में। अब भी ये इलेक्ट्रॉन जाएगा तो अब भी ये कोलाइड कर जाएगा, लेकिन अब कोलाइड कर तो इसका रुझान कुछ हद तक इधर फिर ऐसे आएगा, फिर मान लो कोलाइड फिर ऐसे जाएगा। तो इसका रुझान मतलब, क्योंकि इस पे नेट फोर्स लग रहा है किधर, राइट डायरेक्शन में, तो ये ऑन एन एवरेज ये राइट डायरेक्शन में ही मूव करने वाला है। ये जो हमने डायग्राम दिखाया ये एक रफ डायग्राम है, बट हम ये कह रहे हैं कि इस पे अगर फोर्स है तो कोलिजन के बाद भी ये नेट राइट डायरेक्शन में जाना शुरू करें, क्योंकि हमने इलेक्ट्रिक फील्ड लेफ्ट में अप्लाई कर दी है। ठीक है, तो अब यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 नहीं है और हम कहें कि पोटेंशियल भी 0 नहीं है, और इस केस में इसका मोशन रैंडम नहीं होगा, मतलब बल्कि ये इधर की तरफ जाने लगेगा, है ना। तो अब देयर विल बी करंट, क्योंकि इसका मोशन इतना ज्यादा रैंडम में नहीं है, देयर विल बी करंट। तो अब ये करंट फ्लो करवा देगा, राइट गाइस। हाँ, तो अब ऐसे करके यहां पर हो जाएगा करंट फ्लो। ठीक है, हम बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ, है ना। तो ये है अपना पेज 2। ठीक है, तो अब हमें
यहाँ पर क्या क्या सीखना है, तो अपने को सीखना है रिलैक्सेशन टाइम क्या होता है, और फिर हमें सीखना है ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या होती है। तो हमने कहा कि भाई कोलिजन होता रहता है, अगर बार बार कोलिजन हो रहा है तो हर कोलिजन का टाइम होगा अपना। तो मान लेते हैं कि पहला कोलिजन हुआ t1 टाइम में, दूसरा हुआ t2 टाइम में, तीसरा हुआ t3 टाइम में, डॉट डॉट ऐसे tn टाइम। तो कोलिजन टाइम देता है। तो जो एवरेज टाइम है, एवरेज टाइम क्या बेटे, एवरेज टाइम है ना, एवरेज टाइम बिटवीन टू सक्सेसिव कोलिजन्स, बिटवीन टू सक्सेसिव कोलिजन्स, बिटवीन टू सक्सेसिव कोलिजन्स। तो किसी कोलिजन के बीच का एवरेज टाइम ही क्या कहलाता है। अब यहां पे कंडीशन है कि इफ करंट इज फ्लोइंग, इफ करंट इज फ्लोइंग, अगर करंट फ्लो हो रहा है तो किसी दो कोलिजन के बीच का जो एवरेज टाइम है उसी को हम लोग बोल देते हैं रिलैक्सेशन टाइम। नाउ लेट्स मूव टू व्हाट इज ड्रिफ्ट वेलोसिटी। अब अगर कोलिजन है तो इसकी ड्रिफ्ट वेलोसिटी भी हर कोलिजन के बीच में अलग अलग होगी। तो यहां भी कहते हैं कि एवरेज वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी बिटवीन टू सक्सेसिव कोलिजन्स, बिटवीन टू सक्सेसिव कोलिजन्स, बिटवीन टू सक्सेसिव कोलिजन्स। तो किसी कोलिजन, किसी दो कोलिजन के बीच में जो एवरेज वेलोसिटी है उसको हम क्या बोलेंगे, ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो किसी दो कोलिजन के बीच की जो एवरेज वेलोसिटी दैट इज कॉल्ड व्हाट, ड्रिफ्ट वेलोसिटी। इसको हम डिनोट करते हैं वीडी से, और ये रिलैक्सेशन टाइम को हम डिनोट करते हैं टॉ से। टॉ एक लेटर है उससे। ड्रिफ्ट वेलोसिटी को हम करते हैं डिनोट वीडी से। राइट गाइस, ठीक है, अब हम बढ़ते हैं। अच्छा, अब ये ड्रिफ्ट वेलोसिटी होगा क्या, तो मान लेते हैं कि पहले कोलिजन में स्पीड क्या थी, v1 थी, दूसरे में v2, तीसरे में v3, ऐसे डॉट 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 क्या हो जाएगा, vn। तो ये हो जाएगा अपनी ड्रिफ्ट वेलोसिटी का एक फॉर्मूला। ठीक है गाइज, चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। तो अब ये अपना हमें पेज 2 के बाद पेज 3, तो अब देखते हैं हम आपने को क्या कवर अप करना है, रिलेशन बिटवीन ड्रिफ्ट वेलोसिटी एंड रिलैक्सेशन टाइम। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी और रिलैक्सेशन टाइम के बीच में हमें फाइंड आउट करना है एक रिलेशन। तो जरा बात करते हैं हम लोग कि कितना सिंपल चीजें हैं कि हम कह रहे हैं कि जो इलेक्ट्रॉन है वो ऑन एन एवरेज ड्रिफ्ट वेलोसिटी से मूव करता है। तो अब अगर हम ऐसा मान लेते हैं कि एक कंडक्टर है अपने पास क्या है, एक ऐसा कंडक्टर है, मान लेते हैं इस कंडक्टर की लेंथ क्या है, L है, और हमने E इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर दे, E पीछे की तरफ ऐसे अप्लाई करिए, तो इस इलेक्ट्रॉन पर फोर्स लगेगा आगे की तरफ। ये फोर्स क्या होगा, QE। ये फोर्स कैसे है, F इज इक्वल टू QE, आपने पढ़ा होगा, है ना। चलो, तो इस पर इतना फोर्स लग गया, लेकिन इसकी वेलोसिटी पहले क्या थी, पहले थी 0, बाद में क्या हो गई, VD के आसपास इसकी वेलोसिटी हो गई। तो अब हमारे पास एक इक्वेशन है V इज इक्वल टू, अपने पास एक इक्वेशन है जो आपने 11th के चैप्टर में पढ़ा होगा, V इज इक्वल टू U प्लस AT। अब इसी को हम अप्लाई करेंगे। तो अगर हमें फोर्स पता है कितना है, फोर्स कितना है, Q इंटू E, तो बेटे X। अब हमें इसी इक्वेशन को यूज करके फाइंड आउट करना है एक रिलेशन। कैसे फाइंड आउट करेंगे कि अपने को फोर्स क्या पता है यहाँ पर, Q इंटू E। तो एक्सेलरेशन क्या होता है भाई, फोर्स बाई मास होता है। तो इसको हम लेंगे QE बाई ME, लिखते हैं मास ऑफ इलेक्ट्रॉन के लिए। राइट गाइस, ठीक है, यहां तक की बात हो गई। तो अब हम बात करते हैं, अच्छा, और अपनी इनिशियल वेलोसिटी क्या है, 0 है। फाइनल वेलोसिटी V इक्वल टू क्या है, VD है, और टाइम क्या है, टॉ है। तो अब मैं अगर बात करूं यहाँ पे V इक्वल टू U प्लस AT, तो इसमें अप्लाई कर देते सब कुछ, और अप्लाई करने पे अपने को बहुत कुछ समझ में आ जाएगा। जैसे क्या, V की जहां पे हमने रख दिया VD, U की यहाँ पे हमने रख दिया 0, और A की जहां पे हमने रख दिया QE बाई
me यानी मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे रख दिया टॉ। तो हमारे पास एक फॉर्मूला निकल के आता है VD इज इक्वल टू QE अपॉन ME इंटू टॉ। तो ये एक फॉर्मूला है जो आपको याद रखना है। राइट गाइस, चलिए ठीक है, बढ़ते हैं हम आगे। अब ये हमने VD का एक फॉर्मूला फाइंड, बट हम VD का एक और फॉर्मूला फाइंड कर सकते हैं। हम एक और चीज जानते हैं, हमारे पास एक और चीज क्या है, देखिए अपने पास एक और चीज है कि हम जानते हैं कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है वो V dV बाई DL, आपने ऐसा कभी सीखा होगा या फिर ऐसा देखा होगा इलेक्ट्रिक स्टेट्स के चैप्टर में, है ना। आपने देखा होगा V इज इक्वल टू E इज इक्वल टू, आपने ऐसा देखा होगा E इज इक्वल टू माइनस DV बाई DR। तो यहाँ पे अगर माइनस साइन को इग्नोर करें और तो इलेक्ट्रिक फील्ड को हम लिख सकते हैं V बाई L। कंडक्टर की लेंथ हमने L मान रखी पहले से ही, तो अब ये E इज इक्वल टू क्या है, V बाई L है, तो यहाँ पर रख दो। तो अपने पास ड्रिफ्ट वेलोसिटी का एक और फॉर्मूला आ जाएगा Q। अब ये Q नहीं है, बल्कि यहाँ पर हमारे पास क्या है, इलेक्ट्रॉन का चार्ज E ही है, तो हम बाद में इसको भी रख देंगे। तो पहले हम इसको ही चेंज कर लेते हैं जो हमने यहाँ पे किया हुआ। तो VD इज इक्वल टू EE अपॉन ME इंटू टॉ। इलेक्ट्रॉन का चार्ज क्या होता है, E होता है। तो ऐसा कर सकते हैं। अब वही हम यहाँ पर अप्लाई करते हैं। तो अब हमें क्या करना है गाइस, हमें क्या करना है, अपने को बड़ी सिंपल बात करनी है, क्या कि इस E की जहाँ पे हमने रख देना, तो भाई E अपॉन ME तो था ही, और E की जहाँ पे रख देना है V बाई L इंटू टॉ। तो यहां से एक फॉर्मूला बन जाएगा अपने पास कुछ ऐसा, ध्यान दें। तो यहां से VD का एक और फॉर्मूला बन गया, क्या, E V टॉ अपॉन L ME। यहां पर ध्यान रखें ME क्या है, ME है मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो ये बात ध्यान रखें कि ME है मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। बाकी सिंबल्स के यूजुअल मीनिंग है। V क्या है, हमने कितना पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई किया हुआ है, ठीक है। V है पोटेंशियल डिफरेंस, ME क्या है मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, E क्या है चार्ज है, और L क्या है कंडक्टर का लेंथ है, E है इलेक्ट्रिक फील्ड। तो आई होप इट इज क्लियर। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट पेज। अब तो नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट पेज। और यहाँ पे हम क्या सीखने वाले हैं भाई, देखो थोड़ा सा ऊपर नीचे हो रहा है, इसको हम एडजस्ट करते रहेंगे। अब हमें पढ़ना है इलेक्ट्रॉन की मोबिलिटी। अब मोबिलिटी क्या होता है, तो हमें पता है कि अगर हम किसी इलेक्ट्रॉन को इलेक्ट्रिक फील्ड में रखेंगे, अब अगर ये अपने पास एक कंडक्टर है और हमने इस कंडक्टर को कहां पे रखा है, एक इलेक्ट्रिक फील्ड में, मान लेते इलेक्ट्रिक फील्ड इधर थी, तो हमने इलेक्ट्रॉन को इस इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा। तो अगर हमने E की इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा है तो इलेक्ट्रॉन ऑन एन एवरेज VD की वेलोसिटी से मूव करता है। अच्छा भाई, अगर हमने इसी को एक इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा हो, यानी कि यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा होता, तो ये मूव करता VD बाई E की स्पीड से। अब यही है भैया क्या, इलेक्ट्रॉन की मोबिलिटी, कि इलेक्ट्रॉन यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड में कितनी तेज मूव करेगा, यानी कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी इन यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड, इन यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड is called मोबिलिटी। अब इसके लिए सिंबल दिया गया, ये है अपना L, इसके लिए सिंबल दिया गया म्यू, राइट गाइस। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी इन यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड इज कॉल्ड मोबिलिटी। तो मोबिलिटी का फॉर्मूला होता है अपने पास VD अपॉन E, राइट गाइस। चलो, तो इसमें हम VD की वैल्यू अभी हमने निकाल रखी है
क्या निकाल रखी है वीडी की वैल्यू हमने, तो हम लोगों ने वीडी की वैल्यू निकाल रखी थी, तो म्यू ई अपॉन एम ई इंटू टॉ अपॉन ई, तो ये ई से ई कट गया और हमारी मोबिलिटी का फॉर्मूला आ गया ई टॉ अपॉन एम ई। ठीक है, तो मोबिलिटी का फॉर्मूला ऐसा आ गया। चलो ठीक है गाइस, हम बढ़ते हैं नेक्स्ट स्टेप। तो अब हम पढ़ने वाले हैं रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी। अब ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट है और थोड़ा सा मुश्किल भी। ठीक है, तो रिलेशन बिटवीन ड्रिफ्ट वेलोसिटी एंड इलेक्ट्रिक करंट पढ़ने वाले हैं, तो ध्यान दे। तो अब इसके लिए हम मान लेते हैं अपने पास एक कंडक्टर, एक ऐसा कंडक्टर मान लिया जिसकी लेंथ क्या है, एल है, और इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन यानी कि ये वाला जो एरिया है, अब देखो यहाँ पर नॉन यूनिफॉर्म एरिया देखिए, मतलब इसका ज्यादा दिख रहा है और इसका कम दिख रहा है, बट आप इक्वल मान ले। तो एरिया ए मान लिया और लेंथ एल मान लिया। तो भैया इस कंडक्टर का वॉल्यूम कितना होगा, तो इस कंडक्टर का वॉल्यूम होगा ए इंटू एल। यहां तक कोई डाउट किसी को होगा नहीं। ठीक है भाई, अच्छा अब हम एक चीज मान रहे हैं, एन को हम मान रहे हैं इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। स्मॉल एन इज व्हाट, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। तो भाई ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या होता है, तो इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी का मतलब क्या होता है, इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम, यानी यूनिट वॉल्यूम में जो इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम को हम लोग बोलते हैं वॉट, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। तो यूनिट वॉल्यूम में एन इलेक्ट्रॉन है, तो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या हो जाएंगे भाई, तो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे, दिस विल बी एन ए एल। टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो गए इतने, तो भाई टोटल चार्ज कितना होगा, तो टोटल चार्ज कितना हो जाएगा, तो टोटल चार्ज भाई हमारे पास इतने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, तो चार्ज कितना होगा, तो चार्ज हो जाएगा ई एन ए एल, या फिर इसको बोलते हैं एन ई ए एल, इतना चार्ज रहेगा। अब भाई अपने को चार्ज पता लग गया है कि कितना चार्ज है, और हमें क्या पता लग गया है, अपने को चार्ज पता लगा, बस और कुछ नहीं। अब हम और क्या करने वाले हैं, तो यहां से एक इक्वेशन हो गई चार्ज की, है ना। चलिए ठीक है, एक और बात कर लेते हैं कि ये कंडक्टर की लेंथ कितनी है, ई है, और अपना ये जो इलेक्ट्रॉन है ये किससे जा रहा है, इट इज मूविंग विद ड्रिफ्ट वेलोसिटी, है ना। तो ये ड्रिफ्ट वेलोसिटी हम मानते हैं कि ऑन एन एवरेज इलेक्ट्रॉन की स्पीड, क्योंकि बार बार चेंज होती है, तो ऑन एन एवरेज स्पीड होती है, यही हम ऐसा मान के चलते हैं। ठीक है भाई, तो यहां पर हम लगा सकते हैं एक इक्वेशन, क्या लगा सकते हैं, हम लगा सकते हैं स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, है ना। तो स्पीड कितना भाई, वीडी है, डिस्टेंस कितना एल है, और टाइम कितना है, टी है। तो यहां से हम टी को फाइंड आउट कर सकते हैं एज एल बाई वी डी। तो टी को हम लोग फाइंड कर सकते हैं एल बाई वी डी, है ना। तो अब हमें टाइम पता लग गया और अपने को कितना चार्ज क्रॉस होगा वो पता लग गया। अच्छा, ये जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ना, हम सारे इलेक्ट्रॉन्स की बात नहीं करते, हम यहाँ पर खाली फ्री इलेक्ट्रॉन्स की बात करते हैं, है ना। उस कंडक्टर में फ्री इलेक्ट्रॉन्स कितने जो इधर से उधर मूव करते हैं। ठीक है गाइस, चलिए ठीक है, तो अपने को चार्ज पता लग गया, अपने को टाइम पता लग गया, तो अपने को करंट क्या निकाल सकते हैं क्या, अब बताओ। करंट आई क्या होता है, क्यू बाई टी होता है। क्यू हमने यहां पे लिखा है एन ई ए एल। अच्छा भाई, टाइम का लिखना है अपने को एल बाई वी डी। देखो ये एल से एल कट गया, वी डी आ जाएगा ऊपर, तो करंट का फॉर्मूला हो जाएगा एन ई ए वी डी। यहां पर कौन सी चीज क्या है, आई होप आप जानते होंगे कि यहां पर ई है चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, एन क्या है इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, ए क्या है क्रॉस सेक्शन एरिया, और वीडी क्या है ड्रिफ्ट वेलोसिटी। आई होप इट इज क्लियर टू यू। चलिए गाइस, तो अब हम बढ़ते हैं अगली स्लाइड की तरफ, राइट गाइस। तो
तो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड, जो कि है ओम्स लॉ। अब हमें यहाँ पढ़ेंगे हम लोग ओम्स लॉ। तो ओम्स लॉ क्या होता है, तो अब ध्यान दें, अब ये थोड़ा सा क्रिटिकल है। क्यों? क्योंकि इसमें बहुत सारी चीजें अभी हमें और पढ़नी है। तो इसे मान लेते हैं कि ये अपने पास एक कंडक्टर है और इस कंडक्टर को हमने जोड़ दिया हुआ है एक बैटरी से। मतलब बैटरी से जोड़ने का मतलब हमने कहा कि हमने इस कंडक्टर पर एक V का पोटेंशियल लगा दिया है और इस V की वजह से इसमें I करंट फ्लो हो रही है। तो ओम्स भैया ने कहा कि ये जो V होगा दैट विल बी प्रोपोर्शनल टू करंट I, राइट। तो प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटाएंगे तो यहां पर एक कांस्टेंट आएगा, उसको हम बोल रहे हैं R। और ये कांस्टेंट क्या है, ये कांस्टेंट, इस कांस्टेंट को हम लोग बोलते हैं रेजिस्टेंस, यानी R इज व्हाट, रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट। और हम कहते हैं कि रेजिस्टेंस क्या करता है, करंट को अपोज करता है। R की वैल्यू जितनी ज्यादा होगी उतना ही करंट कम फ्लो होगा, है ना। तो ये V प्रोपोर्शनल I है, हमने प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटाया तो एक कांस्टेंट आ गया R। इसको हम बोलेंगे रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट, रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट बोलते हैं, राइट गाइस। ठीक है, अब हम आगे बात कर लेते हैं। तो अब क्या होता है कि सारे कंडक्टर्स, अपने पास दुनिया में जितने कंडक्टर्स हैं, बहुत ही कम कंडक्टर्स ओम्स लॉ को फॉलो करते हैं। बट जो भी कोई है जो फॉलो करता है उनको हम लोग बोल देते हैं ओमिक कंडक्टर्स। तो कंडक्टर्स यहां पर दो टाइप के हम बनाते हैं, है ना, ओमिक कंडक्टर्स एंड नॉन ओमिक कंडक्टर्स। तो ओमिक कंडक्टर्स क्या होते हैं, which follow ओम्स लॉ। जो ओम्स लॉ को फॉलो करते हैं वो क्या है, अपने ओमिक कंडक्टर है। और जो नहीं फॉलो करते हैं which do not follow ओम्स लॉ। जो ओम्स लॉ को नहीं फॉलो करते हैं वो नॉन ओमिक कंडक्टर्स है। कैसे हैं, नॉन ओमिक कंडक्टर्स, है ना। अच्छा भाई, अगर जो ओम्स लॉ को फॉलो कर रहा है उसकी इक्वेशन क्या होगी, V इक्वल्स टू IR। और ये हमें कुछ Y इक्वल्स टू MX जैसी लग रही है। तो जो ओमिक कंडक्टर्स है उनके लिए ग्राफ कुछ ऐसा हो जाएगा। ओमिक कंडक्टर्स है भाई, तो ये बिल्कुल V इक्वल्स टू IR है, यानी कि, या फिर RI बोल दो, जो कि कंपैरेबल किसके है, Y इक्वल्स टू MX के। तो ये बिल्कुल स्ट्रेट लाइन ग्राफ होगा। अगर स्ट्रेट लाइन ग्राफ है तो दैट इज व्हाट, ओमिक कंडक्टर। और अगर स्ट्रेट लाइन के सिवा कुछ भी और है, या कि ऐसा, मतलब ऐसा है, तो ये तो भाई हो गया ओमिक कंडक्टर। तो हम लोग इसकी बात नहीं कर रहे हैं, ठीक है। अब यही ग्राफ कुछ ऐसा हो जाए या फिर कुछ ऐसा जिगजैग हो जाए, तो ऐसे कंडक्टर्स को हम बोलेंगे नॉन ओमिक कंडक्टर्स, राइट गाइस। ठीक है, हम बढ़ते हैं आगे। अब आगे हम बात करने वाले हैं रेजिस्टेंस की। तो जरा देखते गाइस कि रेजिस्टेंस क्या होता है। तो अभी हमारे पास आया था कि रेजिस्टेंस क्या होता है, ठीक है। उससे ही हम बात करते हैं और हमें बहुत कुछ समझ में आ जाएगा, ठीक है गाइस। तो अभी हमने कहा था कि रेजिस्टेंस क्या होता है, इट इज व्हाट, इट इज, अब ये क्या करता है, इट अपोजेज फ्लो ऑफ करंट। ये करंट के फ्लो को अपोज करता है, इसमें कोई डाउट किसी को नहीं होगी, ठीक है। तो अब अगर हम कोई कंडक्टर मान लेते हैं जिसका लेंथ हम एज्यूम कर लेंगे L और क्रॉस सेक्शन एरिया हम एज्यूम कर लेंगे A, तो हम कहेंगे कि इस वायर का रेजिस्टेंस जो होता है वो इसकी लेंथ के प्रोपोर्शनल है, एंड इस वायर का रेजिस्टेंस इसके एरिया के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो अगर हम इन दोनों को कंबाइन कर दें तो दिस R विल बी प्रोपोर्शनल टू L बाई A।
और जब प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटाएंगे तो एक कांस्टेंट आएगा रो। ठीक है, अब इस रो को हम कहते हैं, दिस रो इज व्हाट, रेजिस्टिविटी, और स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, अभी जो रो है बेटे, ये रो कांस्टेंट होता है, जैसे ये आर है, ध्यान दे, जो आर है यानी कि रेजिस्टेंस, ये लेंथ के बदलने पे बदल जाएगा, एरिया के बदलने पर भी बदल जाएगा। तो जो रेजिस्टेंस है दैट डिपेंड्स अपॉन लेंथ एंड एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, बट रेजिस्टेंस डू नॉट डिपेंड अपॉन लेंथ एंड एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। यानी कि जो रो है, रो लेंथ और एरिया पर डिपेंड नहीं करता, बट आर लेंथ और एरिया पर डिपेंड करता है। ठीक है, ठीक है गाइस, यहां तक कोई दिक्कत नहीं होगी आप लोगों को। चलिए ठीक है, तो अब हम कुछ और बातें कर लेते हैं, जैसे कि इन सब के यूनिट्स की बात कर लेते हैं। तो अब हम बात करेंगे रेजिस्टेंस के यूनिट की। तो लेट्स टॉक अबाउट यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस। यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस, तो क्या फॉर्मूला है अपने पास? अगर हम बात करेंगे तो हमारे पास इनिशियली फॉर्मूला है V इक्वल टू आर आई। तो यहां से R क्या होगा? R हो जाएगा V बाई आई। राइट गाइस, ठीक है। अब यहां से अगर मैं बात करूंगा इसकी यूनिट की, तो इसकी यूनिट होती है वोल्ट। वोल्ट किसकी होती है? पोटेंशियल डिफरेंस की। और आई की क्या होती है? एम्पियर। तो हम कह सकते हैं कि वोल्ट पर एम्पियर, यानी कि वोल्ट पर एम्पियर क्या है? यूनिट है रेजिस्टेंस की। लेकिन इसी को शॉर्ट में हम लोग कहते हैं ओम, क्योंकि ओम ने रेजिस्टेंस के बारे में रिसर्च करी थी, इसलिए उनके नाम पे इसी को बोलते हैं शॉर्ट में ओम। और ओम के लिए सिंबल बनाया गया कुछ ऐसा। तो वोल्ट पर एम्पियर को हम लोग बोल देते हैं ओम। ठीक है गाइस, अब हम बात कर लेते हैं डायमेंशन की। सो नाउ लेट्स टॉक अबाउट डायमेंशन। तो डायमेंशन ऑफ रेजिस्टेंस है ना गाइस। तो रेजिस्टेंस की डायमेंशन की बात करेंगे तो कैसे लिखेंगे हम भाई? तो ये हो जाएगा डायमेंशन ऑफ व्हाट? डायमेंशन ऑफ वोल्ट अपॉन डायमेंशन ऑफ एम्पियर। तो वोल्ट की डायमेंशन आप लोग को पता होनी चाहिए, ये होता है ml स्क्वायर t माइनस 3 a माइनस 1। और यहां पर ऑलरेडी क्या है? एक a है। तो जब ये a ऊपर जाएगा तो ऊपर जाके दिस विल बिकम ml स्क्वायर t माइनस 3 a माइनस 2। तो ये क्या हो गया? डायमेंशन हो गया किसका? रेजिस्टेंस का। राइट गाइस, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं और हम बात कर लेते हैं अब रेजिस्टिविटी के बारे में। तो रेजिस्टिविटी क्या होता है? देखो भाई, तो रेजिस्टिविटी, अब यूनिट ऑफ रेजिस्टिविटी की बात कर लेते हैं। यूनिट ऑफ रेजिस्टिविटी, यूनिट ऑफ रेजिस्टिविटी की बात कर लेते हैं हम लोग। अब यहां पर क्या है भाई? देखिए अपने पास है फॉर्मूला, क्या है अपने पास? R इज इक्वल टू रो L अपॉन ए, लेकिन हम बात करने वाले रो पर। तो यहां से रो क्या लिखेंगे? रो लिखेंगे हम RA अपॉन L। ठीक है गाइस, तो अब हम बात करेंगे, अगर इसके यूनिट की बात करेंगे तो R का क्या होता है भाई? ओम होता है। A का क्या हो जाएगा? मीटर स्क्वायर। और L का क्या हो जाएगा? मीटर। तो 1 मीटर से 1 मीटर कट गया और एक क्या बचा? ओम। ओम मीटर बच गया। राइट गाइस, क्या बच गया? ओम मीटर बच गया। ओम यानी ये वाला सिंबल इनटू मीटर। तो ये हो गया यूनिट। अच्छा, डायमेंशन की बात कर लेते हैं हम। तो लेट्स टॉक अबाउट डायमेंशन। तो डायमेंशन की बात करते हैं तो अपने को आएगा मजा। तो डायमेंशन ऑफ रो, अब ये क्या होगा भाई? ओम की डायमेंशन क्या? अभी हमने ऊपर निकाल रखी है, दिख रही होगी आपको, ml स्क्वायर t माइनस 3 a माइनस 2। और इस मीटर की क्या हो जाएगी? L। तो क्या बन गया ये? ml 3 t
-3 A-2, ये हो गया डायमेंशन ऑफ रजिस्टिविटी। ठीक है गाइस, यहां तक कोई प्रॉब्लम आई थिंक आपको नहीं होगी। अब दो छोटे छोटे और टर्म्स पढ़ने अपने को, उसको भी देख लेते हैं कि दो छोटे छोटे और टर्म्स क्या है अपने को। अब एक टर्म आता है कंडक्टेंस। तो कंडक्टेंस, अब इसको हम बोलते हैं, इसको डिनोट करते हैं हम लोग G से, राइट गाइस। और ये G क्या होता है? G इज व्हाट? रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस, यानी कंडक्टेंस व्हाट? कंडक्टेंस इज रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस। सिमिलरली अपने पास एक और टॉपिक आएगा कंडक्टिविटी। तो अब टॉपिक क्या आ गया भाई? कंडक्टिविटी। तो कंडक्टिविटी को हम डिनोट करते हैं सिग्मा से, और ये क्या होता है? ये रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टिविटी होता है। तो कंडक्टेंस इज रेसिप्रोकल ऑफ कंडक्टेंस इज रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस, और कंडक्टिविटी इज रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टिविटी। तो ये दोनों बातें आप आई होप याद रखोगे। ठीक है, चलिए ठीक है। तो अभी इससे पहले की स्लाइड में अब एक और खास बात जो कि बड़ी इंपॉर्टेंट है कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू से। तो भी थोड़ी देर पहले हमने पढ़ा था V इज इक्वल टू आर आई, राइट गाइज। इसमें सारा कुछ स्केलर, करंट स्केलर है V। तो ये क्या है? ये हम बोलते हैं स्केलर फॉर्म ऑफ, ये क्या है? ये हमने ओम्स लॉ का स्केलर फॉर्म पढ़ा, स्केलर फॉर्म ऑफ ओम्स लॉ। सर ये क्यों बता रहे हैं? क्या इसका कोई वेक्टर फॉर्म भी होता है? तो हाँ, हम वेक्टर फॉर्म कुछ हद तक निकाल सकते हैं। जैसे अगर हम V को लिख दें, हम लोग V को आराम से क्या लिख सकते हैं? देखो ध्यान दो। तो अभी हमने कहा था E इक्वल टू क्या होता है? V बाई L। थोड़ी देर पहले हमने ऐसी बात करी थी। तो यहां से V इक्वल टू क्या हो जाएगा? V इक्वल टू जाएगा EL। तो हम यहां से लिख पाएंगे V इक्वल टू क्या लिख देंगे? हम EL लिख देंगे, राइट। और R की जहां पे हम लिख सकते हैं रो L अपॉन A इंटू आई। ठीक है गाइस। तो ये देखो L से L गया और अपने पास बचता है E, बराबर क्या बच गया? रो इंटू आई बाई ए। अब इस आई बाई ए को हम बोलते हैं करंट डेंसिटी। तो E इक्वल टू हो गया अपने पास रो इंटू जे करंट डेंसिटी। सॉरी, जे इज नॉट अ यूनिट वेक्टर, तो इसको हम लोग यूनिट वेक्टर नहीं मानते हैं। तो ये आ गया अपने पास क्या? जे वेक्टर। तो क्या आता है भाई? रो इंटू जे वेक्टर। तो अब यहां पे देखो सब कुछ वेक्टर है, तो इसको हम, या फिर इसी को हम लोग लिख सकते हैं E इक्वल टू रो की जहां पे 1 बाई सिग्मा इंटू जे वेक्टर। सो दिस बिकम्स व्हाट? जे वेक्टर इज इक्वल टू, जे वेक्टर इज इक्वल टू सिग्मा ई वेक्टर। अब इन दोनों फॉर्मूले में, इसमें और इसमें क्या हो रहा है? वेक्टर्स आ रहे हैं। तो ये क्या है? वेक्टर फॉर्म ऑफ ओम्स लॉ है। वेक्टर फॉर्म ऑफ ओम्स लॉ है ये। दिस इज व्हाट? वेक्टर फॉर्म ऑफ ओम्स लॉ, राइट गाइस। ठीक है गाइस। सो यहां तक की बातें आई होप आपको क्लियर होगी। सो अब हम बात करेंगे किसके बारे में? कि रेजिस्टेंस पर। अब हम बात करने वाले कि रेजिस्टेंस या रेजिस्टिविटी पर टेम्परेचर का क्या इफेक्ट होता है। तो ऐसा कहा गया है। तो अब एक इक्वेशन है, इसको आपको एज इट इज याद कर लेना, जो आपके एग्जाम आपके बुक्स में दी हुई। तो कहा गया कि जो रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस, अब रो इज इक्वल टू रो नॉट इंटू 1 प्लस अल्फा टी माइनस टी नॉट। ये एक इक्वेशन दी। बोले सर ये क्या बात हुई है? तो कसम उड़ान झल्ले की, थोड़ी देर में समझ आया कि भाई ये क्या बात हुई। तो अब ये इक्वेशन आपको एज इट इज याद कर लेनी है। इसमें क्या क्या बातें याद की? जो रो नॉट है ये क्या है? ये है रेजिस्टिविटी। दिस इज व्हाट? रेजिस्टिविटी एट टेम्परेचर T नॉट, एट टेम्परेचर
टी नॉट। टी नॉट टेम्परेचर पे ये है रेजिस्टिविटी, और रो क्या है, रो है रेजिस्टिविटी एट टेम्परेचर टी। अल्फा, अल्फा को हम बोलते हैं, अल्फा की बात बाद में करते हैं, अभी हटाते हैं, ठीक है। क्या आपको यहां तक की बात समझ में आ गई होगी? चलिए ठीक है। अब जैसा कि हम जानते हैं एक बात जो मैं यहां लिखता हूं, इसे हम जानते हैं क्या, R इज इक्वल टू रो एल अपॉन ए। तो क्या यहां से रो को हम बोल सकते हैं आर ए अपॉन एल? तो हाँ कह सकते हैं। तो यहां पे रख दो भाई, हम रखेंगे आर ए अपॉन एल। सिमिलरली रो नॉट की जहां पे हम लिखेंगे आर नॉट ए अपॉन एल। अब प्रोवाइडेड हम यहां मान रहे हैं कि टेम्परेचर बढ़ाने पे लेंथ बहुत ही कम बढ़ रहा है, ठीक है। हालांकि अगर आप इसको 11 से रिलेट करोगे तो ये थोड़ा सा इनएप्रोप्रिएट, क्योंकि लेंथ भी टेम्परेचर के बढ़ाने पे बढ़ती है। बट अगर बहुत कम लेंथ बढ़ रही तो हम ऐसा लिख सकते हैं। देखो ये ए से ए कट गया, एल से एल कट गया, तो आर इज इक्वल टू हो गया आर नॉट 1 प्लस अल्फा टी माइनस टी नॉट, ऐसा लिख दिया हमने। तो अगली इक्वेशन अपने पास हो गई ये। तो अब देखो ये अल्फा जो है ना, अब ये दोनों इक्वेशन अपने को कुछ सिमिलर सी दिख रही हैं, और इन दोनों में अल्फा एक ही जैसा आ रहा है। तो अब इस अल्फा को, इसलिए मैंने कहा था कि अल्फा की बात हम थोड़ी बाद में करते हैं। तो अब इस अल्फा को हम क्या बोलने वाले हैं, इस अल्फा को हम बोलेंगे टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ, टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ, टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टिविटी, रेजिस्टिविटी या फिर रेजिस्टेंस, क्योंकि दोनों इक्वेशन में एक जैसा ही आ रहा है तो हम ऐसा कह सकते हैं। हालांकि अगर मैंने कहा कि अगर आप इसको 11 से रिलेट करोगे तो ये लेंथ और एरिया दोनों ही बढ़ेंगे टेम्परेचर के बढ़ाने पे, बट अभी हम मानते हैं कि ऑन एन एवरेज बहुत ही कम बढ़ता है, तो कांस्टेंट सा है, इसलिए हम ऐसा कह दिए, ठीक है। तो अल्फा इज व्हाट, टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टिविटी। आई होप आपको यहां तक कोई डाउट नहीं होगा। चलिए ठीक है, अब हम आगे बात कर लेते हैं। तो अब एक कुछ इंपॉर्टेंट बात जो कि क्या है, ध्यान देते हैं। तो भी हमने लिखा है, चाहे अब हम इसको रो से ही कंपेयर करें तो रो इज इक्वल टू क्या है भाई, या फिर चलो आर से करो या फिर रो से करो। चलो अभी हम रो से कर लेते हैं। तो रो नॉट इंटू 1 प्लस अल्फा, ये क्या है, टी माइनस टी नॉट है। क्या इसको हम लोग ऐसे लिख दे तो मजा आएगा क्या, क्या रो इज इक्वल टू रो अपॉन रो नॉट को हम लिख सकते हैं बराबर करके 1 प्लस ये अल्फा डेल्टा टी कह दे। हाँ भाई कह सकते हैं, अच्छी बात है, कह देते हैं। अब हम आगे देख लेते हैं। तो आगे अपने को क्या समझ में आएगा, तो अब ये रो अपॉन रो नॉट माइनस 1 को हम लिख सकते हैं 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी। ये 1 तो यहां होगा ना, क्योंकि 1 तो हम इस साइड ले आए है ना भाई, तो ऐसा होगा कुछ, राइट। तो अब हम इसको लिखेंगे रो माइनस रो नॉट अपॉन रो नॉट। यहां तो कोई दिक्कत है किसी को? हाँ गाइस, यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है किसी को? चलो अच्छी बात है। तो अब बराबर क्या हो गया, अल्फा डेल्टा टी, है ना। तो अब हम ऊपर वाले को लिख सकते हैं डेल्टा रो अपॉन रो नॉट इज इक्वल टू अल्फा डेल्टा टी। फ्रॉम हियर वी कैन से दैट अल्फा इज इक्वल टू रो नॉट डेल्टा रो अपॉन डेल्टा टी इंटू 1 अपॉन रो नॉट, ये हम कह सकते हैं, है ना गाइस। ठीक है भाई, यहां तक कोई दिक्कत नहीं होगी आप लोगों को। आगे बात कर लेते हैं। अब ये तो क्या बात कर सकते हैं हम, ये हम बात कर सकते हैं ऑन एन एवरेज। लेकिन अभी जो अल्फा होता है, हमें लगा हुआ कि भाई अल्फा कांस्टेंट है, बट साइंस में कहां कोई चीज हमेशा फिक्स होती है। तो ये अल्फा भी बदलता है टेम्परेचर के साथ। तो अगर हम इसकी बात कर सकते हैं तो भाई ऑन एन एवरेज, ये हम एवरेजली बात कर सकते हैं कि ये इक्वेशन सही है जब हम ये मान ले कि अल्फा क्या है, कांस्टेंट है। या फिर कब, जब अल्फा क्या है, कांस्टेंट है। लेकिन अगर अल्फा वेरिएबल है तो इसी को बेटे हम कुछ इस तरीके से लिखें, कैसे, अल्फा इज इक्वल टू, अब जब वेरिएबल हो तो क्या करेंगे, तो हम लगा देंगे लिमिट डेल्टा टी डेल्टा कैपिटल टी। हाँ भाई, तब लगा देंगे डेल्टा कैपिटल टी
तो डेल्टा कैपिटल टी टेंडिंग टूवर्ड्स 0, और ये रो नॉट है तो अपना रेजिस्टेंस है, तो इसको हम लिख देते हैं 1/ρ और डेल्टा रो बाई डेल्टा टी। तो जो कांस्टेंट है उसको बाहर निकाल दो, है ना। तो इसको हम आराम से लिख पाएंगे अल्फा इज इक्वल टू 1/ρ डी रो अपॉन डी टी, ऐसा। या फिर अगर इसी को हम रेजिस्टेंस के फॉर्मूले से ड्राइव किए होते तो कुछ ऐसा आता। अगर इसी को हम रेजिस्टेंस के फॉर्मूले से ड्राइव किए होते तो ये शायद ऐसा होता 1/r इंटू डी आर अपॉन डी टी, कुछ ऐसा होता अगर हमने इसी को रेजिस्टेंस के फॉर्मूले से ड्राइव किया। दोनों को अलग अलग नहीं करेंगे, आई होप आप इतना समझते होगे। तो अब ये क्या है, अब ये तब लगाएंगे जब अल्फा फंक्शन दिया हो, ठीक है। सो दिस फॉर्मूला हम कब अप्लाई करेंगे, अब इस फॉर्मूले को हम अप्लाई कर देंगे कब, अप्लाई दिस फॉर्मूला, अप्लाई अबव इफ r और रो is a function of temperature। तो जब कभी ऐसा दिया हो टेम्परेचर का फंक्शन, तो हम इस तरीके से टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टिविटी की वैल्यू निकालेंगे। राइट गाइज, आई होप आपको अब तक की बातें क्लियर होंगी। थोड़ा सा और आगे बात करते हैं, जैसे कि अब ये अल्फा की वैल्यू अगर है पॉजिटिव तो क्या होगा, तो ऐसे केस में जो रेजिस्टेंस है, ऐसे केस में R इंक्रीजेज विद टेम्परेचर, और ये अक्सर होता है किसके लिए, मेटल्स के लिए। मेटल्स के लिए अल्फा क्या होता है, पॉजिटिव होता है ना। लेकिन अगर इसी अल्फा की वैल्यू हो जाए नेगेटिव तो टेम्परेचर बढ़ाने पे, तो अब क्या होगा, अब भैया टेम्परेचर बढ़ाओगे तो रेजिस्टेंस घट जाएगा, हैं। हाँ भाई, टेम्परेचर बढ़ाओगे तो रेजिस्टेंस घट जाएगा। और ऐसा नॉर्मली होता है सेमीकंडक्टर्स के लिए, ठीक है। तो सेमीकंडक्टर्स के लिए अल्फा नेगेटिव, मेटल्स के लिए अल्फा पॉजिटिव, ध्यान रखना, ठीक है गाइस। अब हम करेंगे कुछ न्यूमेरिकल्स, ठीक है। तो न्यूमेरिकल्स के लिए हम लोग आते हैं पेज 9 पर। तो यहां पे पहला न्यूमेरिकल क्या दिया अपने को, करंट ऑफ 1 एम्पियर एग्जिस्ट इन अ कॉपर वायर ऑफ क्रॉस सेक्शन। यानी कि अब अपने को दिया क्या क्या, अपने को दिया हुआ पहली बात दी हुई अपने को आई क्या दिया हुआ 1 एम्पियर, एरिया क्या दिया हुआ है 1 mm स्क्वायर, यानी कि इसको हम लिख सकते हैं 10⁻⁻6 मीटर स्क्वायर कन्वर्ट करेंगे तो। एज्यूमिंग 1 फ्री इलेक्ट्रॉन पर एटम, कैलकुलेट ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन वायर। अब क्या दिया हुआ, अब कह रहा है कि कॉपर है, तो कॉपर की डेंसिटी दी हुई है ना। तो अगर कॉपर दिया हुआ है तो अब डेंसिटी दिया हुआ क्या 1, तो हम अपने आप से वॉल्यूम मान लेते हैं 1। तो लेट अस कंसीडर, लेट वॉल्यूम क्या है 1 है, डेंसिटी क्या दी अपने को इतना दिया हुआ है, और डेंसिटी अपने को दिया डेंसिटी। अब डेंसिटी के लिए अब डेंसिटी हमें दिया हुआ क्या 9000 kg पर मीटर क्यूब, ऐसा दिया हुआ। तो बोलो भाई मास क्या होगा, तो मास हम सबको पता है डेंसिटी इंटू क्या होता है, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम होता है। तो 9000 इंटू 1, तो बताओ भाई क्या हो गया, अब ये हो जाएगा क्या 9000 kg, ठीक भाई, इतना हो गया अपना मास। राइट, इसमें कोई दिक्कत तो है नहीं। तो अब अगर हमें मास पता लग गया तो क्या हम निकाल सकते हैं, अब एक चीज और भाई कि मास पता है तो हम क्या नंबर ऑफ मोल्स निकाल सकते हैं, हाँ भाई निकाल सकते हैं, ठीक है। मास पता है तो हम नंबर ऑफ मोल्स निकाल सकते, तो हमने निकाले यहां से नंबर ऑफ मोल्स निकाल सकते, ठीक है। तो मास पता है तो हम निकाल देंगे नंबर ऑफ मोल्स, है ना। तो अब ये नंबर ऑफ मोल्स क्या होते हैं भाई, ये होते हैं मास बाई मोलिकुलर मास। तो मास कितना दिया हुआ है 9000, कॉपर का मोलिकुलर मास होता है 63.456। इसे कैलकुलेट अभी नहीं करते, अभी इसको ऐसे छोड़ देते हैं। तो इतने नंबर ऑफ मोल्स अपने पास आ गए, है ना।
गाइस इतने नंबर ऑफ मोल्स अपने पास आ गए हैं। ठीक है, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हो गए? अब इतने नंबर ऑफ मोल्स है तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, क्योंकि अब इतने, तो अब इससे हम क्या, इससे हम ये भी निकालते, पहले निकालते नंबर ऑफ एटम्स। तो नंबर ऑफ एटम्स कितने होंगे भाई? तो नंबर ऑफ मोल्स पता लग गया, तो इस हम क्या करेंगे, अवोगाड्रो नंबर से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो अवोगाड्रो नंबर से, तो 6.023 इंटू 10⁻23 इतने क्या देंगे, इतने नंबर ऑफ एटम्स हो जाएंगे। अब कह रहा है कि एक एटम एक ही इलेक्ट्रॉन देता है, एक एटम एक ही इलेक्ट्रॉन देता है, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी इतने होंगे। तो नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम ये कितना हो जाएगा? यही जो ऊपर का नंबर है 9000 इंटू 6.023 इंटू 10⁻23 अपॉन 63.456 इतने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, फ्री इलेक्ट्रॉन्स है यूनिट वॉल्यूम में। ठीक है भाई, अपने को ये पता लग गया। अब ये पता लगने के बाद इस वैल्यू को जो हमने कैलकुलेट किया तो ये आता है 0.85 इंटू 10⁻20 इंटू 10⁻26 आता, जो हमने इसको कैलकुलेट किया। तो ठीक है, अब हमें एक फॉर्मूला पता है, अभी आज ही हमने प्रूफ किया था, I NeAVD। हमें निकालना क्या, हमें निकालना है VD। तो VD क्या होता है? VD होता है I/NeA। I कितना दिया अपने को? I दिया हो 1, N कितना दिया जो हमने ऊपर निकाला 0.85 इंटू 10⁻26, E कितना दिया हो 1.6 इंटू 10⁻⁻19 और ये E हो गया। अच्छा, A कितना दिया? A अपने को दिया 10⁻⁻6। अब जब बच्चे हम इसको निकालते हैं तो ये हमारा निकल के आ जाता है, ये हमारा निकल के आता है कितना? 0.073 एम्पियर ये निकल के आता है, यानी कि इसको हम 7.73 मिली एम्पियर कह सकते हैं, 73 मिली एम्पियर। तो ये आपके इस क्वेश्चन का आंसर। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन कहां पे दिया हुआ है? अगला क्वेश्चन के लिए हमें पेज 10 पे आना पड़ेगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अब ये अच्छा, अब ये सवाल बहुत सिंपल है, इससे पहले का सवाल थोड़ा टफ था, बट दिस वन इज वेरी सिंपल, इसमें हमें ज्यादा दिक्कत नहीं होनी है। तो वायर की लेंथ दी हुई है भैया 1 मीटर, वायर का रेडियस दिया हो, तो अगर R दिया हो 0.1 मीटर तो हम एरिया निकाल सकते हैं πr² से। तो पाई की वैल्यू, पाई को पाई रहने देते, R की जहां पे 0.1 दिया हुआ है तो mm में दिया हुआ है, तो हम इसको कन्वर्ट कर लेंगे मीटर में और फिर करेंगे इसका स्क्वायर। तो दिस विल बिकम पाई इंटू 10⁻⁻8 मीटर स्क्वायर। अपने को एरिया दिया हुआ है, अपने को लेंथ, अपने को रेजिस्टेंस भी दिया हुआ R कितना दिया हुआ 100 ओम। ठीक है, हमें निकालना क्या है? रजिस्टिविटी। तो हम यहां से ρ = RA/L। तो सर ये कैसे आया? तो आपको बता देते हैं कि ये कहां से आया। तो हम सबको पता है कि भैया R का फॉर्मूला क्या होता है? रेजिस्टेंस का फॉर्मूला होता है ρL/A। तो रो का फॉर्मूला हो जाएगा RA/L। ठीक है, R की वैल्यू है 100 ओम, A की वैल्यू है पाई इंटू 10⁻⁻8, लेंथ है 1 मीटर, तो ये हो जाएगा। अब यहाँ पे पावर 2 है, यहाँ पे पावर 8 है, तो ये हो जाएगा पावर -6। तो पाई इंटू 10⁻⁻6 ओम मीटर। ठीक है, या फिर हम चाहे तो कह दे इसको 3.14 इंटू 10⁻⁻6 ओम मीटर। ये हो गया हमारे इस क्वेश्चन का आंसर, जो कि हमने SC वर्मा से लिया हुआ है। ठीक है गाइस, चलिए ठीक है, अब हम बढ़ते हैं आगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब ये क्वेश्चन के लिए हमें कुछ सीखना पड़ेगा। ठीक है, जैसे कि अब यहाँ पे क्या कह रहा है कि अ यूनिफॉर्म वायर ऑफ रेजिस्टेंस 100 ओम इज मेल्टेड एंड रिकास्टेड इन अ वायर ऑफ डबल ऑफ
ओरिजिनल लेंथ व्हाट वुड बी रेजिस्टेंस ऑफ द वायर नाउ। तो कह रहा है कि रेजिस्टेंस को मेल्ट किया गया और उसको फिर से रिकास्ट, मतलब मेल्ट किया गया, मेल्ट करने पे क्या होगा, लिक्विड बन जाएगा, और फिर से उसको सॉलिडिफाई किया गया, और इस तरह से सॉलिडिफाई किया गया कि उसका जो लेंथ है वो पहले की लेंथ का डबल हो जाए। तो इसमें एक चीज फिक्स है, क्योंकि हमने उसी आयरन को या फिर वही वायर था जो भी अपना था, चाहे आयरन हो चाहे जो मर्जी हो, जो भी वायर था उसका वॉल्यूम नहीं बदला, मतलब हमने कोई मटेरियल उसमें ऐड नहीं किया, तो वॉल्यूम हमने नहीं बदला है। अब यही खास बात है कि इन दिस सिचुएशन क्या होता है, अब जब भी, अब यहां पे इसको आप नोट कर लो, पहले हम थोड़ा थ्योरी पढ़ लेते हैं। तो इन दिस सिचुएशन क्या है, इन दिस सिचुएशन वॉल्यूम क्या है, वॉल्यूम है कांस्टेंट। तो जब भी वॉल्यूम कांस्टेंट होगा तो हम अभी एक फॉर्मूला ड्राइव करेंगे, वो आपको लगाना जब भी कहीं वॉल्यूम कांस्टेंट होगा। तो बताओ जरा रो क्या होता है, रो नहीं बल्कि आर क्या होता है। तो आर का फॉर्मूला क्या है भाई, आर का फॉर्मूला होता है रो एल अपॉन ए। ध्यान रखें हम वॉल्यूम को कांस्टेंट मानने वाले हैं, तो हमने क्या किया, इसमें एल से मल्टीप्लाई किया और एल से डिवाइड कर दिया, तो नीचे क्या बन गया, ए एल। ठीक है भाई, तो ए एल बन गया, तो क्या होता है रो एल स्क्वायर अपॉन ए एल को हम क्या बोलते हैं, वॉल्यूम। अब भाई वॉल्यूम तो कांस्टेंट है, रो भी कांस्टेंट है, तो क्या यहां से हम कह सकते हैं आर प्रोपोर्शनल एल स्क्वायर। हाँ भाई कह सकते हैं, तो एक तो हो गया ये फॉर्मूला आपके पास। ठीक है, दूसरा अगर ऐसा है तो हम यहां से R1 अपॉन R2 कह सकते हैं L1 का स्क्वायर अपॉन L2 का स्क्वायर, एक तो ये फॉर्मूला। अब ये दो फॉर्मूले, इसी पे हमारा सवाल होगा, पर उससे पहले हम इसका कुछ और भी केस देख लेते हैं। कैसा केस, कि अभी तो हमने एक और केस देखते हैं, फिर हम अपने क्वेश्चन पे आते हैं, है ना। फिर अपने क्वेश्चन पे आएंगे, तो क्वेश्चन में अब अगर हम ऐसे एक दूसरा केस देखें, तो भाई अभी तो हमने एल से मल्टीप्लाई, तो रोयल अपॉन ए होता है, तो हमने एल से मल्टीप्लाई क्यों नहीं, हम ए से क्यों नहीं कर सकते। तो भाई अब क्या करो, इसमें रो एल अपॉन ए में ए से ऊपर मल्टीप्लाई करो, ए से नीचे मल्टीप्लाई करो। ठीक है, तो दिस बिकम्स व्हाट, रो ए एल अपॉन ए स्क्वायर बचता है। ठीक है, तो यहां से अब हम क्या कहते हैं कि R इज इक्वल टू रो वी अपॉन ए स्क्वायर। तो यहां से हम क्या कह सकते हैं, यहां से हम बच्चा पार्टी कह सकते हैं बहुत ही आराम से R प्रोपोर्शनल 1 अपॉन ए स्क्वायर। ठीक है, एक बात और कह देते हैं हम, अब ये सारी बातें सीखने के बाद हम न्यूमेरिकल्स को करेंगे। ठीक है, एक बात ये, अब इसी R की जगह पे अगर हम रख दे क्या, पाई आर स्क्वायर, तो R की जगह पे हम रख सकते हैं a अपॉन पाई आर स्क्वायर का भी होल स्क्वायर, अगर सिलिंड्रिकल वायर है तो। अब ये कब लगाना आपको, जब वायर कैसा हो, सिलिंड्रिकल हो। तो उस केस में हम इस R को कह पाएंगे, उस केस में हम इस R को कह पाएंगे क्या, उस केस में हम इस R को कह पाएंगे R प्रोपोर्शनल, सिलिंड्रिकल वायर के केस में 1 अपॉन R के पावर 4। ठीक है, अब कुछ और बातें कर लेते हैं, जरा करनी भी चाहिए, कि जैसे हमने वहां पे किया था, तो अगर इससे हम ये निकाल सकते हैं कि R1 अपॉन R2 विल बी इक्वल टू A2 का, क्योंकि इनवर्स में है, A2 का स्क्वायर अपॉन A1 का स्क्वायर, एक तो ये हो गया। ठीक है, दूसरी अगर हम इससे बात कर लेते हैं, तो हम R1 अपॉन R2 को क्या कह पाएंगे, R2 के पावर 4 अपॉन R1 के पावर 4, ऐसा कह पाएंगे। तो ये दोनों इक्वेशन भी आपको याद रखनी है। ठीक है गाइस, चलिए ठीक है, अब बढ़ते हैं हम अपने सवाल की तरफ, जहां पे हमारा फोकस था। तो क्या कह रहा है कि भाई अब सवाल पे आएंगे, तो सवाल में हमें क्या दिया हुआ कि लेंथ को डबल कर दिया, वॉल्यूम कांस्टेंट है। तो अगर मैं यहां से बोलूं, अच्छा पहले लेंथ पहले अपना डिस्टेंस दिया हुआ है 100, तो अब हम अगर यहां पे बात करेंगे तो हमें क्या क्या दिया हुआ, तो चलो उसको हम यहाँ पे नीचे लिखते हैं। तो अब हमें यहाँ पे दिया कि भाई R1 जो पहले रेजिस्टेंस था वो है 100 ओम,
जो L1 लेंथ है उसको हम मान लेते हैं L, R2 हमें है निकालना, लेकिन इस तरीके से किया गया है कि लेंथ क्या हो जा रही है, डबल। तो लेंथ हो जा रही भैया डबल, है ना। तो अपनी लेंथ हो गई है डबल, तो अब हमें निकालना है। तो यहां पे लेंथ के टर्म्स में चीजें दी हुई, तो लेंथ का फॉर्मूला ऊपर था, क्या था भाई, R1 अपॉन R2 बराबर क्या होगा, L1 स्क्वायर अपॉन L2 का स्क्वायर। तो चलो करके देख लेते हैं भाई। R1 कितना है 100, R2 कितना है अपने पास, R2 तो R2 है, इसमें क्या करना है ना। अब जो L1 है वो है L का स्क्वायर, लेकिन L2 क्या है, L2 है 2L का स्क्वायर। हाँ भाई L2 क्या है, 2L का स्क्वायर। थोड़ा सा इसको ये गड़बड़ हो रहा है, तो ये L2 क्या है, L2 भैया 2L है ना। तो अब यहां से जब बात करोगे तो ये हो जाएगा 100 अपॉन R इज इक्वल टू L स्क्वायर अपॉन 4L स्क्वायर। L स्क्वायर से L स्क्वायर गया, और यहां से जो R2 है वो R2 की वैल्यू आ गई 400 ओम। तो ये रहा आपका इस सवाल का आंसर। गाइज आज के लिए बस इतना ही, हम मिलते हैं अगली वीडियो में विद द नेक्स्ट लेक्चर ऑफ दिस चैप्टर। तब तक के लिए बाय बाय। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दें, और अपने दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ताकि आपकी स्टडी अच्छी तरीके से चलती रहे। सो